प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं प्यारे बच्चे क्लास 10th के, और आपकी विशेष डिमांड पर सर ने आपका हिस्ट्री का लेक्चर लाया था और पार्ट 1 आपको दिया गया था। बच्चों ने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ, और आपने शायद इसको देखने के बाद आपको ये फील आया होगा कि जो बच्चे रोना रोते हैं सर ये हिस्ट्री SST टॉप है, SST समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसा नहीं रहा होगा। भैया जी, टॉप कोई विषय नहीं होता है। टॉप इसलिए होता है कि आप उसको पढ़ते नहीं हैं। जाहिर सी बात है, जो विषय भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, वो विषय थोड़ा टॉप दिखता है। लेकिन अब नियमानुसार सारे विषय अगर थोड़े थोड़े पढ़ते हैं तो आपके ये यकीन मानने चलिए आपके समय अनुसार आपके सिलेबस भी ख़त्म होंगे और आपको इतनी अच्छी तरह से चीज़ें याद रहेंगी। आप रिवीजन भी करते चलेंगे तो आपके पास ऐसा फीलिंग आएगा एग्ज़ाम के पेपर के बाद समय कि सब कुछ हमें पता है। लेकिन अब वही चीज़ आप नहीं पढ़ते हैं, आराम करते हैं, मस्ती करते हैं, तो आपको तो रोना ज़िंदगी भर के लिए है। जिस बच्चों के लिए पढ़ाई बोझ बनता है ना, जो मजबूरी में पढ़ाई करते हैं, मजबूरी में माँ के डर से, पापा के डर से, अपने टीचर के डर से, मजबूरी में आप जब पढ़ाई करते हैं ना, तो ऐसा माना गया है कि आपकी सारी क्या मजबूरी में होंगे, आपको ये चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं आ सकता है। ये बात सच है। और जो व्यक्ति पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको पढ़ दिलचस्पी से करते हैं, वो सारे कामों में रुचि उनको मिलती है। चाहे दुनिया में कुछ भी काम करेंगे, वो कृषि कार्य करें, मजदूरी करें, गवर्नमेंट जॉब करें, कहीं ना कहीं सब में उनको इंटरेस्ट होगा, वो दिल से ही करेंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हमेशा से किसी एक चीज़ में रहा है। तो चलिए, माँ सरस्वती की कृपा पे बने रहे, आप ज़रूर कोशिश करें पढ़ने के लिए। तो मैं आपको याद दिला दूँ, हम चैप्टर पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, तो हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। एकता का वाहक मतलब देश प्रेम। ये अर्थात राष्ट्रवाद क्या है, देश प्रेम है। इसका अगर देखा जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो राष्ट्रवाद था, ये पुनर्जागरण काल से आ गया था, लेकिन ये उन्नत रूप से, अच्छे रूप से फ्रांस की क्रांति 1789 से सामने आया। उसके बाद से नेपोलियन के आक्रमण द्वारा क्या हुआ था, बहुत राष्ट्रवाद को जगाने में सहायता मिला। और नेपोलियन ने क्या किया, इटली और जर्मनी को एक भौगोलिक क्षेत्र से बाहर निकालकर एक उसे अच्छी रूपरेखा दिया, और उसके कारण में इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन उसे वियना सम्मेलन के द्वारा क्या किया, उसे हरा दिया गया और वो परास्त होकर वहाँ से लौट गया। उसके बाद क्या हुआ कि वियना सम्मेलन आया, तो वियना सम्मेलन के एक ही मुख्य उद्देश्य था कि जो नेपोलियन के आक्रमण द्वारा जो क्षति पहुंची है, अशांति आ गया है, लोगों में जो देश प्रेम की भावना की लहर जग रही है, उसे दबा देना, कुचल देना और फिर से पुरातन व्यवस्था लाना। उसी बीच में मेटरनिक साहब आते हैं जो चांसलर हैं, और मेटरनिक क्या करते हैं कि भाई इटली और जर्मनी यही करना हो, तो इटली और जर्मनी को खुद इटली पर उनका प्रभाव रहता है, जर्मनी के छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और बहुत सारे हिस्सा बहुत सारे राज्यों को बांट देते हैं ताकि इसका एकीकरण न हो। मैं आपको ये चीज़ें रिवीजन कर रहा हूँ, ये इनका मेटरनिक वाला टॉपिक। लेकिन वही बात है, लोगों में जो व्यवस्था बनाए थे लोग अस्थायी नहीं रहा, लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार होता रहा। और फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत, ये क्वेश्चन अच्छा है कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया। पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया और लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। लेकिन ये लुई 16वां से थोड़ा अच्छा था और इसने सुधारात्मक कुछ कदम भी उठाए और अच्छा संविधान बनाया। लेकिन इसको 1830 की क्रांति के द्वारा जो चार्ल्स द्वारा बनाया गया, इसका प्रधानमंत्री हैं पोलिगनेक, ये क्या करते हैं, उसमें कुछ सुधार लाते हैं जो उदारवादियों को पसंद नहीं आता है और उदारवादी लोग इसका आवाज़ उठाते हैं। तो चार्ल्स क्या करता है कि इस सदन में एक 4 आदेश पारित करता है जिसमें उदारवादियों का गला घोटने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण 28 जून जिसके कारण 28 जून 1830 में गृह युद्ध शुरू होता है। गृह युद्ध मतलब घर में लड़ाई शुरू होता है और ये क्रांति पूरा फैल जाती है, जिसके कारण यहाँ पर चार्ल्स को गद्दी त्यागना पड़ता है। और यहाँ पहली बार आयरलैंड का जो गद्दी है, बुर्बोन के स्थान पर आयरलैंड की गद्दी सौंप दी जाती है। और जो जिनको क्या है बच्चे जी, वो जो उदारवादियों के पक्ष में थे और उनको संवैधानिक तंत्र द्वारा एक नियमित संविधान बनाए,
लेकिन कहीं ना कहीं जो एकीकरण की भावना था ये भी चल रहा था लोगों के मन में, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत विकसित हो चुका था। तो बाद में इंडिया के खिलाफ भी आवाज़ उठा, जो जिस क्रांति को हम बोलेंगे 1848 क्रांति। यहाँ पर लुई फिलिप राजा बन चुके हैं, जो आर्ले वंश के राजा हैं। ये क्या करते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं गिजियो को। जो गिजियो क्या है, कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता है, जो बिल्कुल सुधार वाला कार्य नहीं चाहता है, और उसके शासन और सिर्फ पूंजीपति वर्ग को क्या करता है, अपने साथ रखता है, जिनको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। देश में भूखमरी की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण सुधारवादियों ने 22 फरवरी को 1848 ईस्वी में पेरिस के में थियर्स के नेतृत्व में, इसके नेता जो थे थियर्स थे, इनके नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन करते हैं, जब जगह जगह पर अवरोध फैलाते हैं, क्रांति की जाती है, जिसके कारण लुई फिलिप को भी गद्दी त्याग कर भागना पड़ता है। और यहाँ पर लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है। इस तरह से फ्रांस में सिर्फ नव पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बाकी सभी जगहों में कहीं ना कहीं उदारवादियों को जो असंतोष बढ़ा था, इसका फायदा उठाते हुए राष्ट्रीयकरण का स्थापना की मांग बढ़ने लगी, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित था। जरूरी था, उसमें कोई लोकतंत्र जो एकीकरण का मांग हो रहा था, जो बिल्कुल उचित था। इटली के एकीकरण हम पढ़ लिए थे, उसके दूसरे चरण में हम पढ़ लिए। इटली के एकीकरण में आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर मेजनी साहब का बहुत बड़ा योगदान होगा। मेजनी साहब ने क्या किया कि बच्चा जी, पहले तो इटली एकीकरण में उसकी समस्या पढ़ लिए, बहुत सारी समस्या था, लेकिन उनके एकीकरण में मेजनी जी का बहुत बड़ा। बच्चा जी, आपसे एक मेरा प्रश्न रहेगा, मैंने इतना चीज़ें रिवीजन करा है, बोलो कितना समय लगता है रिवीजन करने में? भैया, और चीज़ें आप अच्छे से पढ़े होगा ना, तो रिवीजन करने में आपको वही 5-6-7 मिनट लगते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, आप जितना रिवीजन करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। मेजनी के भाई देखिए, एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन योग्य सेनापति थे, और इन्होंने 1831 में यंग इटली की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था नवीन इटली के निर्माण में। उन्होंने यंग इटली की स्थापना किया, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया, और इसका उद्देश्य था कि प्रायद्वीप में विदेशी जो हस्तक्षेप थे उसको समाप्त करके संयुक्त गणराज्य का स्थापित करना। फिर 1834 में फिर उन्होंने यंग यूरोप नामक स्थापना किया। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, तो क्यों ना इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट किया जाए। उधर से वियना सम्मेलन आपसे बार बार पूछा जाता है कि 1815 में जो हुआ था वियना सम्मेलन, उसका चांसलर कौन था? तो मेटरनिख थे। ये क्वेश्चन और इधर के 2 क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे आपसे, कई बार पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपके स्कूल के मंथली एग्ज़ाम होंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर आपका सेंटर पे एग्ज़ाम होंगे, फिर आप चले जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम देने। सब में कहीं ना कहीं आपका चैप्टर ये बहुत रोल देगा। चलो, अब क्या हुआ कि बच्चे जी, फिर 1847 में जब फ्रांस पूरे सहित यूरोप में क्रांति के दौर आया, तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली में राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। ये सब चीज़ें हम पढ़े थे, और हम इसके द्वितीय चरण में चले गए थे। फिर जब से अब द्वितीय चरण में क्या था कि भाई 1847 में इटली के एकीकरण में किए गए प्रयास वस्तुतः असफल रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सर्डिनिया पिडमाउंट के नए शासक विक्टर इमैनुअल को राष्ट्रवादी नए शासक बने। इटली में कहाँ पर बच्चे जी? इटली में सर्डिनिया और पिडमाउंट में एक नया शासक आते हैं, विक्टर इमैनुअल, और ये राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। उनके प्रयास के एकीकरण की कार्य जारी रहा, और अपने सारे कार्यों के लिए उन्होंने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पहले तो सर्डिनिया और पिडमाउंट के शासक कौन है बच्चे जी? तो ये विक्टर इमैनुअल है, और काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर वही व्यक्ति उन्होंने नियुक्त किया था। चलो, अब देखो, अब ये बात यहाँ पर है कि 1847 से जो प्रयास किया वो सफल क्यों हो रहा था? क्योंकि ऑस्ट्रिया चांसलर जो था मेटरनिख, वो सत्ता में था, और वो मेटरनिख युग था 1815 से 1847 तक। तो इस युग में और कोई था ही नहीं, ओनली फॉर मेटरनिख। चलो, अब काउंट काबूर जो था, मैं नहीं पढ़ा पाया था उस लेक्चर में, इस लेक्चर में जरूर आज कवर करेंगे प्रोग्राम। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया। काउंट काबूर भाई बहुत अच्छा एक नेता है, कूटनीतिज्ञ है। उसका ये मानना था कि ऑस्ट्रिया जो है बहुत बड़ी बाधा है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन है? ऑस्ट्रिया है।
इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए उन्होंने फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 1853-54 के बीच में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ, काबुल बिना बताए, बिना कोई संधि के फ्रांस की तरफ से युद्ध में शामिल हो गए, घोषणा कर दिए। क्योंकि फ्रांस ने ऐसा आग्रह नहीं किया था उनसे कि आइए मेरे साथ लड़िए, लेकिन इनको भाई हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया को हराना है, तो चलो क्यों ना पहले हम डायरेक्ट युद्ध हो ही रहा है, हम जर्मनी का, हम फ्रांस का साथ दे दें। इसका लाभ काबुल को प्रत्यक्ष रूप से मिला और ये युद्ध समाप्त हुआ। उसका पेरिस के शांति सम्मेलन बुलाया गया, जिससे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तथा पिडमाउंट के शासक यानी जो विक्टर इमैनुअल थे, पिडमाउंट के शासक कौन है, विक्टर इमैनुअल, इनको भी बुलाया गया। इसमें काबुल की महत्ता बढ़ गई और इस सम्मेलन में काबुल ने इटली, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप जो था उसे गैर कानून घोषित करके, और जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान कहाँ चला गया, उन्होंने गैर कानूनी बता दिया। जो इटली के में जो ऑस्ट्रेलिया का जो हस्तक्षेप था उसको उन्होंने बोला ये गैर कानूनी है, बिल्कुल कानून के खिलाफ नहीं है। और ये इस समस्या को पूरा, ये सब इटली की समस्या जो था, काबुल ने उसके पूरा अपने कूटनीति के बल पर पूरा यूरोप का समस्या बना दिया। पूरा जो यूरोप एक महादेश है उसका समस्या बना दी। इटली की समस्या नहीं है, पूरे महादेश की समस्या है। और काबुल ने नेपोलियन III से एक संधि की, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिडमाउंट के सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाएं नामक 2 रियायतों काबुल ने फ्रांस को देने का स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबुल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली की रियायतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। पहले नहीं बताते फ्रांस को कि भाई जितने एरिया हैं, और ये पिडमाउंट में मिलना चाहते हैं, पिडमाउंट कहाँ है बच्चे, सर्डिनिया पिडमाउंट इटली में है, ये जगह अगर इटली में मिलना चाहते हैं जनमत संग्रह से, जनता के राय से, तो आपको विरोध नहीं करना होगा। फ्रांस की इसका बात बता दिया गया था। इसके लिए काबुल की आलोचना भी की जाती है। उसने निस तथा सेवाएं नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का जो आश्वासन कर लिया था, इसीलिए उसकी आलोचना हो रही थी। इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, परंतु यह तथ्य महत्वपूर्ण था। देखो, लोगों को लग रहा था कि भाई ये जो काबुल कर रहे हैं ये गलत चीज़ है, लेकिन सोचो उधर ऑस्ट्रेलिया कितना दिन से राज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराना जरूरी है। तो इन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग तो लगाया कि चलो कुछ लालच देकर फ्रांस को अपने साथ में रखा जाए, और मिल के युद्ध करने पर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया को हम हरा पाएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अकेले हराना इटली के पक्ष में उस समय नहीं था, क्योंकि इटली एक राष्ट्र के रूप में अभी उभरा नहीं था। यदि 2 प्रांतों को खोकर, अगर 2 प्रांत अपना छोटे छोटे दे देता है, खो देता है, दान कर देता है, तथा उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुल की दृष्टि में संभव नहीं था। ये बहुत अच्छी कूटनीति है, इनका बहुत अच्छी जानकारी है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखना कितने चीज़ें काम हो जाएंगे धीरे धीरे। इस बीच 1859 में ऑस्ट्रेलिया के और पिडमाउंट के बीच में सीमा संबंधी को लेकर विवाद हो गया और युद्ध हो गया, जिसमें इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियाई सेना बुरी तरह से हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया के बड़े राज्य लोम्बार्डी और पिडमाउंट का कब्जा हो गया। जो एक बड़ा उसका राज्य था लोम्बार्डी, उस पर पिडमाउंट कब्जा हो गया। पिडमाउंट क्या है, इटली के क्षेत्र में आता है। एक तरफ तो लड़ाई बहुत लंबी होती जा रही थी, तो दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि नेपोलियन कौन है, फ्रांस का राजा है। अब ये घबरा रहा है कि भाई देखो कहीं ना कहीं लोगों में देश प्रेम बढ़ रहा है, ये देश प्रेम कहीं हम पर भी बुरा असर न डाल दे, ये इसको घबराहट है। क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थन में थी, और बड़ा जनसैलाब, मतलब बहुत जनता का समर्थन था। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अंततः वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन III ने ऑस्ट्रेलिया तथा पिडमाउंट के बीच में एक मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पिडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार माना जाएगा। इन्होंने एक मध्यस्थता करना शुरू कहा, लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार रहेगा और वेनेसिया पर ऑस्ट्रेलिया का रहेगा। अंततः बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबुल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के करण पर था। अतः नेपोलियन को स्वायत्त प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रेलिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस को बोला कि भाई जो हम लोग से युद्ध हो रहा है, फ्रांस से हम लड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और जो अपना क्या बोलते हैं पिडमाउंट आपस में युद्ध जो लड़ रहे हैं, तो बोले कि आप फ्रांस जी आप इसमें निष्क्रिय रहिए, आप इसमें अपना रोल न निभाइए, हम लोग इस युद्ध को संभाल लेंगे। और पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वह जनमत संग्रह कराएं, यानी जाएंगे वो जहाँ पर जो राज्यों को इटली की जो जगह है पिडमाउंट में मिलाया जाएगा, तो अभी जनता का राय भी लिया जाएगा। उनका इन्होंने शर्त दे दिया था। चूँकि उन रियायतों का पिडमाउंट तथा जनता के साथ
चूँकि उन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। इनको भरोसा था कि भाई जनता तो मेरे पक्ष में है, तो चलो क्यों ना इस नेपोलियन की बात को मान लिया जाए। 1860-61 में काबूल ने सिर्फ रोम छोड़कर उत्तर और मध्य इटली के सभी रियासतों परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को अपने मिला लिया तथा जन्म संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर लिया। और जनता का भाई यहाँ पर संग्रह में क्या बोलते हैं, बहुमत मिल गया, जनता का समर्थन मिल गया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट के समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा रहा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी एकीकरण भी समस्या से जूझ रहा था। सेम यही घटना के समय में इटली के एकीकरण में हम घटना पढ़ रहे हैं, इटली के एकीकरण, और इसी समय सिर्फ वहाँ भी घटना घट रही है जहाँ पर हम फ्रांस की क्रांति वाला बात कर रहे हैं। तो अभी तो भाई इटली के एकीकरण इतना आसान नहीं होगा, काउंट कबूर के ऊपर पढ़ लिया गया। अभी एक और व्यक्ति आएंगे जिनका नाम हुआ गैरीबाल्डी, और दक्षिणी इतना ईस्वी तक, यानी हम जो बात कर रहे थे 1860 से 1861 ईस्वी तक, और इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों पर रियासतों का विलय रोम में हो गया। अब सब चीज़ें रोम में जाकर मिल गई। रोम क्या है बच्चे जी, इटली की राजधानी है, जिस पर पोप का अधिकार था। विक्टर इमैनुअल को शासक मान लिया गया। चलो गैरीबाल्डी जो है एक अब आएंगे व्यक्ति। इटली के कारण बच्चे जी एक चरण में नहीं हुआ, दूसरा चरण में पढ़ रहे हैं, लेकिन उधर पहले आए थे मेजनी, बहुत अच्छा काम किए, फिर अपना काउंट कबूर का आपने देख लिया, बहुत सारे काम चल रहे हैं। उसी बीच गैरीबाल्डी का भी थोड़ा नाम आएगा। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, एक सशस्त्र क्रांतिकारी थे ये। इटली के रियासतों को एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे ये। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, मेजनी के विचारों का समर्थक थे, परंतु काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर बन गए थे। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों को तथा स्वयं सेवकों को सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। ये इटली के बहुत सारे प्रांत पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से बचे जी तंग होकर गैरीबाल्डी के समर्थक बन गई थी। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ सत्ता संभाली। वस्तुतः काबूल के विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबूल ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी। रोम क्या है, इटली की राजधानी है, और वहाँ के शासक बन चुके हैं ये विक्टर इमैनुअल। तब काबूल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध भी किया, भाई नहीं आप ऐसा मत करो। रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूल से हो गई और उसने रोम पर जो आक्रमण की योजना बनाई था इसे वापस ले लिया, नहीं किया, और जीते गए सारे क्षेत्र दे थे बिना संधि के, बिना समझौते को सब दान दे दिया काबूल को। बच्चे इसको लगा काबूल अच्छे व्यक्ति हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, और इनका भी पर्पस तो ही था। और जितना संपत्ति सारे अपने देश को, राष्ट्र को समर्पित कर और एक किसान के भांति अपने जीवन जीने के लिए आगे चल दिए। और जितना ये दान किए ना, ये बलिदान की भावना के कारण गैरीबाल्डी का चरित्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित रहा। जो भारत में भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, वहाँ भी इनकी खूब ये चर्चित में रहा, और इन्हीं के नाम पर ये सब खुश होकर लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी भी लिख दी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो एक नाविक थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे फर्स्ट एग्जाम में कि गैरीबाल्डी की जीवनी को किसने लिखा, तो लाला लाजपत राय ने लिखा है, और किन काम ही से किए। लेकिन भाई दुर्भाग्य से अभी कहानी में नया मोड़ आता है। 1862 ईस्वी में ही दुर्भाग्य से काबूल की मृत्यु हुई है, जो इटली के एकीकरण पूरा देख नहीं पाते हैं। लेकिन अब जो नहीं देख पाया, रोम तथा वेनेशिया पर रूस में इटली के एकीकरण का विक्टर इमैनुअल ने स्वयं 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी में किले में बंद कर लिया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी सारा जगह को इटली में मिला लिया और इसे राजधानी बनाया। इस स्थिति में पोप को तत्काल स्वीकार नहीं था। इस प्रकार इस समस्या का अंततः सुधार करने के लिए मुसोलिनी द्वारा एक निदान लिया गया। समस्या को निवारण करने के लिए उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन सिटी की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण मेजनी, काबूल, गैरीबाल्डी से राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर इमैनुअल शासक के रूप में
के योगदानों के द्वारा पूर्ण हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इटलीकरण में किन किन व्यक्तियों का योगदान है, तो इनके सारे व्यक्तियों का नाम याद रखना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनमें किसमें इटली के एकीकरण में किसका योगदान नहीं है, तो इन सबको तो रहेगा, जो व्यक्ति के नए आएंगे उनका नहीं रहेगा। तो व्यक्ति कौन आते हैं, वहाँ आएंगे बिस्मार्क, जो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे कि भाई जैसे ये समस्या इटलीकरण की जो बात चल रही था, सेम यही कहानी जर्मनी में चल रही थी। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी में एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, तो जर्मनी की एकीकरण भी उसी समय हो रहा था। इटली एकीकरण दौरान ही जर्मनी के क्षेत्रीय अभिप्राय समान प्रक्रियाएँ चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग एक ही समय संपन्न हो गया था, अर्थात 1871 में भी हो गया है, तो भी हो गया है। लेकिन इधर का हम कहानी पढ़ रहे थे, दोनों थोड़ी नहीं पढ़ रहे थे। अब पढ़ रहे तो उस समय जहाँ पर ये सब घटनाएँ घट रही थी, तो उनके सामने क्या क्या हुआ, आखिर वो भी 1871 में जाकर एकीकरण उनका भी जर्मनी का हो गया है। चलो, जर्मनी मध्यकाल में कहते कि लगभग 800 ईस्वी में सल्मा के नेतृत्व में संगठित होकर एक लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग में आते थे जर्मनी की पूरी तरह से विखंडित राज्य हो गया था। लगभग जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बचे वो विभाजित था, जहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएँ भी मौजूद थी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहाँ प्रोटेस्ट मताबलियों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ प्रसाह सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मन, जहाँ पर कैथोलिक बहुदलीय राजनीतिक ज़्यादा थे, दो यहाँ पर धर्म जाति ज़्यादा मिलते हैं। एक तरफ तो भाई मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रसा का अधिकार है। एक पर कैथोलिक बहुमत समाज ज़्यादा है, तो वहाँ पर राज्य प्रतिनिधि सभा, राज्यों का प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी। डायट संसद को बोलते हैं। तो जर्मनी में संसद किसको क्या बोला था, डायट बोला था, याद रखिएगा। जहाँ सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। देखो, प्रसा के में तो है राष्ट्रीय की भावना का भाई विचार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें नहीं है। जो कैथोलिक बहुत से राज्यों की प्रतिनिधि जो डायट थी, उनमें ये सब भावना बहुत कम था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। वसुधा जर्मनी के एकीकरण के पृष्ठभूमि का निर्माण सबसे ज़्यादा नेपोलियन को दिया था। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा जी, ध्यान में रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान है, या इनको पृष्ठभूमि के निर्माण में इनको ही क्यों मनाता है, नेपोलियन बोनापार्ट क्यों मनाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया, और यहीं से जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। चलो, इसी दौरान बचे जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों और कलाकारों जैसे हीगल कांट, हुबाल्ट और अंडर्ट, जैकब ग्रिम आदि जैसे जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्सा के चांसलर बिस्मार्क हीगल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। पर्सा के चांसलर जो थे बिस्मार्क, वो हीगल के विचार से काफ़ी प्रभावित थे। अंडर्ट ने, जो ये हमने पढ़ा अंडर्ट, ये अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत कर रहे थे। और एक जैकब हम पढ़ रहे थे, एडवर्ड तथा नेविडिस की जर्मनी में गौरव को सामने अतीत के सामने के चित्रकारों द्वारा जर्मन की संस्कृति, मतलब सब बहुत सारे लोग, चित्रकार लोग, नायक लोग, गायकार लोग, सभी लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता अपने अपने हिसाब से राष्ट्रवाद फैलाने का मतलब कार्य कर रहे हैं, बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नायिकाओं के जीवन चित्र का द्वारा राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा दिया। इस प्रकार जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों को भी योगदान था। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से एक बुरेशनशिप नामक सभा का स्थापित किया। वाइमर राज्य का एना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था। यद्यपि मेटरनिख इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून खालसवाद के आदेश को जारी किया, परंतु जर्मनी के राष्ट्रीयता का प्रबल जो धारा बह रही थी उसे वो दबा ना सका। लोगों में ये धाराएँ बहती रहीं राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद क्या है, देश प्रेम में लोगों में एकता का वाहक बनती है। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियाँ भी निर्मित हो रही थी। अब कुछ आर्थिक रूप से भी यहाँ मदद मिलेगा। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जलवेरिन नामक संस्था का स्थापना किया। तो जलवेरिन क्या है कि व्यापारियों और की संस्था है। जलवेरिन किस उद्देश्य से आया था, तो आर्थिक समानता को लिए आया था। ये दो क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछे जाएंगे। आर्थिक संघ बनाया गया जिसके विषय में कहा था कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवाद में भी अभी जर्मन
राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भी जरूर कुछ हवा दिया था। देखो 1830 वाला क्रांति, 1848 वाला क्रांति जब भी हो रहे थे तो इसका असर बाकी राज्यों पर भी पड़ रहा था, बाकी देशों में भी पड़ रहा था। सैक्सनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे, परंतु पर्सा को ऑस्ट्रिया ने मिलकर पर्सा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल दिया। 1848 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो जर्मन राष्ट्रवाद को फिर से एक बार भड़का दिया था। दूसरी तरफ 1833 वाला जो 30 वाला क्रांति था, फ्रांस की क्रांति हुआ था, वहाँ पर चार्ल्स सेक्स आए थे और पोलिग्निक प्रधानमंत्री के खिलाफ हुआ था। 1847 वाला फिर से याद करो बच्चा जी क्या हुआ था, जल्दी से बताओ हमको। तो बच्चा जी बता रहे हैं, बहुत सही। बच्चा जी का सोचना अगर ऐसा है, 1847 वाला जो था लुई फिलिप राजा शासक थे और उनका जो प्रधानमंत्री था गिजो था, जो बिल्कुल सुधारवादी कार्य नहीं चाहता था और देश में भुखमरी की समस्या बढ़ गई थी, तो ये क्रांति हुई थी। और ये क्रांति कहीं ना कहीं फिर से एक बार जर्मनी में भी एक बार हवा जरूर फैलाया राष्ट्रवाद का। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1847 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां पर यह निर्णय लिया गया कि पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम, पर्सा का शासक कौन है, फ्रेडरिक विलियम, और जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों का एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजतों के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक जो एक निरंकुश और रूढ़िवादी विचार का शासक था, उसने इसको मानने से इनकार कर दिया। नहीं, क्योंकि भाई ये बिल्कुल उल्टा राजा है, उसके सब चाहिए नहीं, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रेलियाई संघर्ष से बचना चाहता था, वह ऑस्ट्रेलिया से संघर्ष नहीं करना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव का विरोध में थे। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया और जर्मन के राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिससे ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर दबा दिया। तो जर्मनी के एकीकरण में कहेंगे व्यक्ति जो तलवार की तरह काम करेंगे, बिस्मार्क, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पर्सा अब तक ये समझ चुका था कि जर्मनी के एकीकरण उसके नेतृत्व में हो सकता है, इसीलिए वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच में फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका भाई विलियम पर्सा शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेजी से बढ़ी। आधारभूत संरचनाओं में काफ़ी सुधार हुआ, जिसके कारण जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की जो सूत्र था बांधने का प्रयास किया गया। विलियम पर्सा ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपने चांसलर बनाया। देखना है बिस्मार्क के सारे काम को आसानी से कर देंगे। बिस्मार्क भाई क्या है, जर्मन डाइट में जो जर्मन का संसद है, डाइट जहाँ पर संसद को डाइट बोला जाता है, वहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में है और हीगल के विचारों से प्रभावित है। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित हैं, हीगल के विचार से प्रभावित हैं और अपनी सफल कूटनीति से लगातार परिचय देते आ रहे हैं। उनका जो कूटनीति था, जो उनका पॉलिटिकल कैरियर था, बहुत सक्सेसफुली था, उसका परिचय देते आ रहे हैं। निरंकुश राजतंत्र के समर्थन करते हुए जर्मनी में एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यह उसकी कूटनीति की सफलता थी। चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे विचारों का समर्थन समझते थे। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को महत्व को समझा था, इसलिए उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने किया। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पेपर में ये देखने को मिलेंगे। और कहते हैं कि बच्चे जी इसका सैन्य उपायों से ही स्थापना किया और उसे समझ गया था कि इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी के एकीकरण संभव था। उत्तर प्रदेश के अनिवार्य, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, हाईलाइट के पहले करके रखा हूँ। उसने अपने देश के अनिवार्य सेवा लागू कर दिया। किसने, तो जर्मनी में हुआ था। पूछा किस देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी गई थी, तो जर्मनी में कर दी गई थी। किसके नेतृत्व में, तो भाई बिस्मार्क के नेतृत्व में। कालांतर में 1830 में ऑस्ट्रियाई पर्सा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जा सकता था। इसके कारण पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से पर्सा का शुद्धिकरण किया। इसी कारण पर्सा ऑस्ट्रियाई से किसी की भी मायने में कम नहीं था तथा बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में सेल्सविक और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे पर लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद
सेल्यूसिंग पर्सा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया के प्राप्त हुआ। चूँकि दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी, अतः पर्सा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावना को भड़काकर विद्रोह फैला दिया। बहुत चालाकी से काम लिया। देखो, एक तो दे दिया गया भाई पर्सा तुम ले लो, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। फिर देखा कि भाई यहाँ पर जर्मनियों की संख्या अधिक है, तो जर्मनियों को में वो राष्ट्रवाद की भावना को भड़का दिए। हल्ला होने लगा, लोगों ने क्रांति शुरू कर दिया, ताकि उनका विचार है कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया को हटाया जाए। जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का कर विद्रोह फैला दिया गया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को पर्सा के क्षेत्र को पार भी जाना पड़ेगा, जो उसके लिए संभव नहीं था। और ऐसा कार्य करना चाहा भी तो पर्सा ने उसे रोक दिया। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना असंभव था। अब बिस्मार्क को एक टारगेट हो गया था कि ऑस्ट्रिया से अब युद्ध करना पड़ेगा, परंतु ऑस्ट्रियाई को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था, फिर उसे युद्ध करना, ताकि बाकी देश भी इसको समर्थन में रहेंगे। उसने फ्रांस से समझौता कर लिया तथा ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में फ्रांस ठसते रहें, इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा कर दिया। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल के संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। अतः अपने अपमान से क्षुब्ध होकर, यहाँ पर देखो ऑस्ट्रिया थोड़ा अपने आप को अपमानित साबित कर रहा है। और क्या कर रहा है कि 1866 में ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच युद्ध था, जिसे सेडोवा का युद्ध कहा जाता है। भाई इम्पोर्टेंट है, क्या बोलेंगे इसे, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो भाई सेडोवा का युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1866 में हुआ है। और देखो, इस युद्ध में भाई क्या कर, ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से घिरेगा, एक तरफ पर्सा भी है, एक तरफ उधर फ्रांस भी इसको साथ देने आ गया और घिर गया इसकी। और ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर से प्रभाव समाप्त हो गया, बुरी तरह से हार गई। इस तरह जर्मनी के एकीकरण का 2/3 पूरा हो गया। थोड़ा सा कार्य बचा है तो इधर भी आगे पूरा हो जाएंगे। से जर्मनी एकीकरण के लिए फ्रांस, अब देखो, अब भाई अकेले राज्य बनाना है, अकेले देश बनाना है जर्मनी को, तो पहले तो भाई ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब फ्रांस तो है कि नहीं दोस्ती के रूप में, तो फ्रांस फिर भी दूसरा देश है, तो इसको भी हटाना इनका जरूरी है। से जर्मनी एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना भी आवश्यक हो गया था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामलों में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इस समय स्पेन की राजगद्दी का मामला भी उभर गया, जिस पर पर्सा के राजकुमार स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी को खुलकर विरोध किया और पर्सा ने इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मोड़ कर पेश कर दी। बहुत राजनीति भाई पॉलिटिशियन था, उसको बहुत तोड़ मोड़ कर पॉलिटिकल, इसको लड़ाई लड़ना है, ये अपने बात को घुमाए फिरा के इसको भाई अब फ्रांस से लड़ना है। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसके खुलकर विरोध करना शुरू किया। इससे चिढ़कर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया, जिसे सेडोन युद्ध कहा गया। सेडोवा हुआ था 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, और फ्रांस और पर्सा के बीच जो होगा नेपोलियन के शासन में, इसे सेडोन का युद्ध बोला जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध रहेगा, क्योंकि इसी युद्ध के समाप्ति के बाद जर्मनी का पूरा एकीकरण हो जाएगा, जिसमें भाई फ्रांसीसियों की ज़बरदस्त हार हुई। जिसके उपरांत 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि, 1870 में युद्ध हुआ और शांति की स्थापना के लिए 1871 में एक संधि बुलाया गया 10 मई को, जिसे बोला गया फ्रैंकफर्ट की संधि। और इस संधि में क्या बोला गया? दोनों राष्ट्रों के बीच शांति की स्थापना साबित करना था। इस प्रकार सेडोन युद्ध की में ही एक महाशक्ति का पतन हुआ, यानी जर्मनी यहाँ पर फ्रांस हारा और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का एक उदय हुआ। अंततः 1871 ईस्वी तक एकीकृत राष्ट्र के रूप में जर्मनी यूरोप में राजनीतिक मानचित्र में पाया गया। यहाँ से देखा कि जर्मनी अब भाई एक एकीकरण राष्ट्र मिल गया। तो ये किस क्रांति, क्वेश्चन पूछाएगा कि जर्मनी एकीकरण किस क्रांति से हुआ था, तो आप याद रखिएगा सेडोन युद्ध के बाद। ठीक है, अब है इसके आगे। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों का उदय को ही सुनिश्चित नहीं कर सका, बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी इसने जागरण किया। इस समय देखो, अब हम कहीं पढ़ेंगे कि हंगरी, बोहेमिया, यूनान स्वतंत्र, यहाँ भी अब इनका कुछ हवा चलेगा कि भाई हमको भी स्वतंत्र होना है। इसी बीच हम पढ़ेंगे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। मैं जितनी चीज़ पढ़ाया हूँ सब आपकी जुबान पर होना चाहिए। बहुत मैं कोशिश किया हूँ कि कम समय में बच्चे को पूरे टॉपिक क्लियर करते चला जाए। एक बार फिर से याद दिला दूँ कि जर्मनी के एकीकरण हम पहले पढ़े थे, इटली के एकीकरण, जहाँ पर मेजिनी साहब आए थे, जिनका संबंध गुप्त कार्बोनेट दल से था, और उन्होंने यंग यूरोप
यंग इटली का स्थापना 1831 में किया और यंग यूरोप का स्थापना उन्होंने 1834 में किया, जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में बहुत भूमिका निभाई। फिर हम पढ़ रहे थे कि जो इनका एकीकरण था नेपोलियन मेजनी ने तो किया। अब उसके बाद आए थे यहाँ पर दूसरा चरण शुरू हुआ, जिस पर विक्टर इमैनुअल आए थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री काउर को बनाया था। काउर ने अपने बहुत दिमाग से काम लिया और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन एक और व्यक्ति इसमें साथ दिए जिनका नाम था गरीबाल्डी। गरीबाल्डी ने भी बहुत सारा राज्य जीते थे और उन्होंने जो इटली की राजधानी रोम था उस पर आक्रमण करने का प्लान बनाए थे, लेकिन उनका काबूल से मुलाकात हो गया। काबूल का दिमाग बहुत तेज था। अब बात विचार होने पर इन्होंने अपना फैसला बदल दिया। रोम पर जो आक्रमण का योजना बनाए थे गरीबाल्डी, उसको त्याग दिए। सारा संपत्ति देकर जीते हुए क्षेत्र भी इटली को लौटा दिए, जिस कारण वह इटली के एकीकरण पूरा हो गया। यही पढ़ा था। चलो अब हम पढ़ रहे थे कि जब वहाँ का एकीकरण हुआ तभी अभी हमने जर्मनी में एकीकरण देखा, जहाँ पर बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका रही। बिस्मार्क ने चाल चल कर पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया। उसके बाद से और इनका मानना था कि हराने के लिए ठीक करना पड़े, तो इन्होंने रक्त और लौह का नीति का अवलंबन भी किया। और दूसरी बात ये फ्रांस से भी युद्ध करके अपनी कूटनीति का परिचय देकर फ्रांस से युद्ध किए और फ्रांस को भी हरा कर एक संधि किया गया 1871 में, फ्रैंकफर्ट की संधि, जहाँ पर क्या हुआ कि बच्चे जी 1871 में इटली एक राष्ट्र के रूप में अपने भौगोलिक रूप में अपना परिचय दिया। अब हम पर यूनान में भी राष्ट्रीयता का उदय होना है। यूनान जो बच्चा जी कहते हैं कि इस संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीयता आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। अतीत मतलब उसका अपना खुद का इतिहास रहा है कि वो गौरव था, उसकी गरिमाएँ थी। इसी कारण उसे प्रसिद्धता का मुख्य स्रोत माना गया। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्राकृतिक विचार, जो दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र में उपलब्धियाँ यूनानियों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। जो यूनानी सभ्यता के साहित्यिक प्राकृतिक विचारों का जो दर्शन था, चिकित्सा का, विज्ञान आदि क्षेत्र की जो उपलब्धियाँ थी, यूनानियों के लिए क्या थे? प्रेरणा के स्रोत थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुनर्जागरण काल से ही इस प्रेरणा को लेकर पाश्चात्य के देशों में अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की का दिन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनान किसके दिन था, यूनान में राष्ट्रीयता भावना लाना है, क्या दिक्कत है, वो किसने कब्जा किया है? तो तुर्की ने इस पर कब्जा कर लिया है। फ्रांसीसी क्रांति ने यूनानी राष्ट्रीयता में एकता की भावना की लहर तो जगाई थी, क्योंकि वहाँ धर्म, जाति और संस्कृति के रूप के आधार पर इसका पहचान की गई थी। फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने ईसाई जगत, ग्रीक अर्थ, यहाँ पर लेता हूँ क्या लिखा है बॉक्स में, ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। 2 भागों में बटा हुआ था ये। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले थे। अब कहता कि हितोरिया फिलाइक नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर कर ली गई। इसका उद्देश्य था कि तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर लिया जाए और उसे स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए। इस क्रांतिकारी के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। यूनान सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। यूनान जो था सारा यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका प्रयास स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्धत थे। इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। देखो यहाँ पर एक इंग्लैंड का महान कवि है, यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए, भाई उनको याद करने के लिए वहाँ का इंग्लैंड कवि यूनान में शहीद हो गए। अब इसकी सहानुभूति मिलेगा उनको, और इसकी स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। भाई दूसरे देश का आके तुम्हारे में आके शहीद हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शहीदी का, शहादत का भाई तो सहानुभूति का लहर तो उठेगी, लोगों में थोड़ा भाई भावुक तो हो ही जाएंगे। उधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब बन गई जब तुर्की शासनों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार
रूस में शासक क्या कहा था, जार कहा था, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर था उस समय। व्यक्तिगत रूप से यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक जो था के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आना था। जब जार निकोलस आया तब खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ। किसमें ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों के संयुक्त सेना निवारणियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेनाएं थी। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह हारी और अंततः 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नामात्र प्रभुता में यूनान को स्वतंत्रता देने का लिए बात तय की गई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा उसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र में घोषित किया गया। तो यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1832 में हुआ। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर से रूस का ही प्रभाव जाता रहा, जो प्रभाव था वो हटता रहा। हो सकता है कि वीडियो में कुछ लाइन नहीं दिखाई दिया होगी, मेरी आवाज़ सुनाई दिया होगा। अभी मेरी आवाज़ सुन के अपने बुक को पढ़ते रहेंगे, जो महत्वपूर्ण मंत्र है उसे आप याद रखेंगे। ये भी अच्छा पॉइंट है कि भाई जो यूनान के शासक बना वो कहाँ के थे? तो बवेरिया के शासक थे। बवेरिया के शासक थे ओटो, और स्वतंत्र यूनान का शासक इनको घोषित किया गया। अच्छा पॉइंट है, ये तो पूछा ही गया है। ये क्वेश्चन तो एड्रियानोपोल वाला कई बार आ गया है एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे हंगरी के बारे में, छोटे छोटे पॉइंट है। कहता कि राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। क्वेश्चन पूछेगा हंगरी पर किसका प्रभुत्व है, किसका अधिकार है? तो हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ राष्ट्रीयता आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस ड्रिस्क नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने बर्गेन समाज की स्थापना किया। क्वेश्चन पूछेगा कोसुत ने किस समाज की स्थापना किया? तो कोसुत ने बर्गेन समाज। बर्गेन समाज का मतलब कोई वर्ग ना हो, सब एक जैसे हों। समाज सोसाइटी को विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन पर का हंगरी राष्ट्रवादी आंदोलन का विरुद्ध प्रभाव पड़ा। कोसुत ने ऑस्ट्रेलियाई आधिपत्य का विरोध शुरू करने किया, यानी जो ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य था, कोसुत ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया तथा इस व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिस कारण राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन भी शुरू हो गए। अंततः यानी वस्तुतः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हंगरी कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए जाएंगे। प्रेस को स्वतंत्रता देने के मतलब जो भी उनका मीडिया है, न्यूज़ है, उसको भाई आज़ादी मिलना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। समानती प्रथा पर समाप्त की गई तथा प्रतिनिधि सभा यानी जो डाइट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में की जाएगी। तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। याद रखिएगा, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट में बुलाने के बाद स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलनों ने हंगरी को राष्ट्रीयता अस्मिता प्रदान की। अब हम बात करें एक छोटा सा एक देश और है, यहाँ पर पोलैंड है। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। 1830 ईस्वी में क्रांति के प्रभाव के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस में सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया गया। ये सफल नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद तो है, लोगों में भावना तो आया, आवाज़ तो उठाया गया। मानता हूँ कुचल दिया गया।
बोहेमिया जो क्वेश्चन पूछा गया है, बोहेमिया जो ऑस्ट्रेलिया शासन के, देखो समझिए ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है, यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया शासन के अंतर्गत आता था। इस इनमें भी हंगरी की घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति थी। बोहेमिया में सबसे अधिक जाति कौन है, बहुसंख्यक जाति कौन है, तो चेक है। याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है, पूछा सकता है। जो चेक थे, स्वायत्त शासन की मांग की, खुद का शासन होना चाहिए उसकी मांग की, को भी स्वीकार कर लिया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, तो जिसके कारण ऑस्ट्रेलियाई तथा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन किया गया तथा इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांति आंदोलनों को भी उपलब्धियाँ अस्थायी नहीं रह सकी। यूरोप में राष्ट्रीयता भावना का विकास फ्रांसीसीकरण की गर्भ से ही पल रही थी, जो मूर्त रूप से यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई छोटे बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ था। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया था। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र में छोटे छोटे राज्यों एवं जातीय समूह में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ यूरोपीय राज्यों तथा जैसे यूरोपीय जो बड़े राज्य थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई थी कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव जो था वो होने लगा। लगभग हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के कारण यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति ही जिम्मेदार थी। अन्य कारण थे। इन प्रवृत्तियों ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों के शोषण पर औद्योगिक क्रांति ही आधारशिला टिकी थी। इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। तो प्यारे बालक जी, क्या हमने क्या पढ़ा कि जो पूरा बाल्कन क्षेत्र था वो पूरा युद्ध का अखाड़ा बन गया था, वहाँ युद्ध ही युद्ध होंगे। चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव से मत होता है कि उसके बुरे प्रभाव से यूरोप में ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूकता बनाया। जो ये प्रादुर्भाव, जो इसका प्रभाव था पूरे यूरोप में नहीं पूरे विश्व को इसने जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में भी विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचना शुरू हो चुके थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाया। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करवाया, इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ, अपने नोट्स में याद रखना है। तथा स्वयं इसके सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया। श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया किसने, टीपू सुल्तान ने। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना का शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण ही 1821 में नेपल्स की क्रांति, तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1821 में हुई थी, की विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किए थे। और 1823 में ईस्वी को स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता का पर उत्सव भोज भी कराए थे, भोज कराए। कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नज़र आने लगे थे। कि नहीं, अब राष्ट्रीयता के तत्व मतलब जो देश प्रेमी है, जो राष्ट्रवादी हैं, वो लोग नज़र आने लगे। जितना हाईलाइट किया हूँ अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड का मुझे अच्छा ये लग रहा है कि क्वेश्चन अब नए पूछे जा रहे हैं, तो भाई थोड़ा तो हमें अच्छा बनना ही पड़ेगा। इस प्रकार यूरोप में जनवरी राष्ट्रीयता की भावना का प्रथम यूरोप में
यूरोप एवं अंतर पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ साथ में कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए। इस तरह से बच्चे जी मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ। आई थिंक थोड़ा सा एडवांस भी कभी कभी लिख गया हूँ, और जितना समझाना है बच्चे जी मुझे तो लगता है कि शायद इससे बेहतर क्या समझाया जाए। कभी आप, मैं ये कहूँगा कि आप भी दूसरे टीचर लोग का लेक्चर जाके देखिए, कंपेयर करें, ताकि बच्चों में ये तो खूबियाँ आए। हाँ, थोड़ा मेरे पास मानता हूँ कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, जब भी हम कंटेंट लेके आते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स लेके आते हैं, बच्चों को सब पसंद भी आता है। और तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे जी इटली के एकीकरण, तो इसके दूसरा चरण हम पढ़ने जा रहे थे। एक बार फिर से शुरू कराता हूँ इटली एकीकरण का। हो सकता है मैंने सब पिछली वीडियो में इसके नोट्स बनवा दिया था, फिर भी एक बार दिखाता हूँ ताकि बच्चों का डाउट ना रहे मेरे प्रति कि सर ये छूट गया था। इतना तो पता था कि वहाँ तक हम पढ़े थे। तो एकीकरण का पहला चरण नोट्स आपने बना लिया होगा, मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा। एक बार देख लीजिए, अगर बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो भी कोई बात नहीं है सर, तो दोबारा रिकॉर्ड इसीलिए कर रहा हूँ जानबूझ के। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है हो गया था, हमें दूसरा चरण पढ़ना था। मेजनी वाला तो पूरा हम पढ़े थे, जो मेजनी क्या थे, बहुत यंग इटली। देखो क्या है, नोट्स भी हाईलाइट कर दिए हूँ, क्या चाहिए बच्चे जी। यंग यूरोप, यंग इटली, सारे जो भी टॉपिक हैं ये सबको इसमें कवर किया गया। द्वितीय चरण करना था, फिर भी चलो। अब दूसरा चरण, इटली में सर्डिनिया पिटमाउंट का नया शासक विक्टर ह्यूगो बना गया। जो राष्ट्रवादी विचार थे, ये सब हम अभी जस्ट पढ़े हैं। बच्चे पता है आपको डबल बेनिफिट क्यों हो रहा है? अभी जस्ट अपने पूरे चैप्टर पढ़ा है। हाँ सॉरी, ठीक है, यहाँ तो लिखा ही था लेक्चर, तो यहीं से करना था, काउंट का वर्ड से करना था। काउंट का वर्ड क्या है, एक सफल कुटे थे, कोई बात नहीं, बच्चों का दोबारा सर ने दिखा दिया। देखो दोबारा देखा जाना अच्छी बात है, छूट जाना कितना बुरा बात होगी, क्योंकि क्लासेज रिकॉर्डेड है। ये लाइन काटा गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, इसको नहीं करने हैं आपको। फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के शासक के साथ पिटमाउंट को भी बुलाया गया। तो ये मेरा पढ़ने का तरीका कैसा लगा बच्चे जी, मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल में लिया, फिर उसके बाद आपको जो भी इसके टॉपिक है हैंड नोट्स है उसको मैं दे रहा हूँ। हाँ मानता हूँ कलरफुल नहीं है, हाईलाइटर है मेरे पास, तो उससे इस्तेमाल किया हूँ। थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए बच्चा जी, जिस दिन चैनल बड़ा हो जाएगा, अच्छे इनकम आना शुरू हो जाएंगे, तो सर जी जीवन में पैसा कमा कर लेकर थोड़ी ना जाएंगे। हमारा भी पर्पस वही है, हम लोग बच्चा जी आए हैं दुनिया में, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। बच्चों का प्यार मिल जाए, प्यार लेके जाएंगे, प्यार अमर रहता है बच्चों का, जिंदगी भर बच्चे याद रखेंगे, पीढ़ियाँ याद रखेंगी। और जो भी हम यूट्यूब से कमाने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि उससे पहले डिजिटल बोर्ड, जो भी कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जो बच्चों को चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से, वो किया जाए, उसको किया जाए। फिर समाज में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जहाँ पर कुछ गरीब लोग हैं, जहाँ पर असहाय लोग हैं, उनको भी मैं कुछ मदद करूँ, यानी कुछ मैं सामाजिक बनना चाहता हूँ। दूसरा मेरा तीसरा टारगेट है कि बच्चे जी भविष्य में कभी ईश्वर ने चाहा, आपका प्यार मिला, तो कभी कभी मुझे थोड़ा राजनीति में भी आने का दिलचस्पी रहा है, लग रहा है। मैं पहले बहुत ये सब चीज़ों से बहुत दूर था, लेकिन जब से मोदी जी आए 2019 से 14 प्रधानमंत्री बने, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये मैं राजनीति समझने लगा हूँ। और मुझे ये लगता है मेरे हिसाब से बच्चा जी, हम लोग जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं, यहाँ भी नेता के बारे में पढ़ा, जैसे गैरिबाल्डी कितने अच्छे नेता थे। मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी राजनीति में भी अच्छे अच्छे व्यक्तियों को आना जरूरी है। ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क में छोड़ दिया हूँ। इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताएं। तो देखो मेजनी का योगदान अगर शॉर्टकट में पूछा जाए तो गुप्त कार्बोनेट से था, जो छापामार युद्ध करके पुरातन व्यवस्था का अंत करके, राजतंत्र व्यवस्था का अंत करके वहाँ पर गणतंत्र मानना चाहती है। दूसरा कि यंग मेजनी का योगदान में और लिखे हैं कि इन्होंने यंग इटली और यंग इटली 1837 में, यंग यूरोप 1834 में स्थापना करके यूरोप पूरे इटली में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। फिर मेजनी के बारे में तो जो बता ही रहा हूँ। फिर काबूर के बारे में तो भाई जानते हैं कि काउंट काबूर का प्रधानमंत्री विक्टर ह्यूगो ने बनाया था, जो अपने कूटनीति से भाई बहुत इन्होंने काम किया। लास्ट में गैरिबाल्डी वाला तो जस्ट आपने देखा ही था, इन्होंने सारा संपत्ति जीत कर और रोम पर जो आक्रमण की योजना बनाई थी उसे त्याग करके पूरे सौंप दिया। और इनकी जीवनी को भाई भारत में भी लिखा गया लाला लाजपत राय द्वारा। ये सब बातें लिख देते हो ना, नंबर पूरे मिलेंगे। इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। सर लिखवा दीजिए, बस रुक जाओ, जब क्वेश्चन से कराएंगे तो करा देंगे। हमने आज ही पढ़ा था जर्मनी के एकीकरण, इसको भी हम लपेट लेते हैं। वजह जी मेरा प्लान था कि हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को लपेट दें, लेकिन बच्चे उस दिन मेरे पास समय कम था। आज बच्चा स्कूल जाएंगे सब लोग, तो बच्चे अभी नहीं आने वाले हैं।
और बच्चे तुम बोलो देखो वीडियो लगभग 1 घंटा से ऊपर का हो गया और हम कब से वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा देख लो टाइमिंग, अब 5 बजने जा रहे हैं, तो मैं करीब करीब 3:30 से ही लगा हुआ हूँ, 1 घंटा तो ऐसे ही होने वाला है। चलो हीगल वाला भी टॉपिक यहाँ टच किया हूँ। कुछ नोट्स आपको मैं आपको जो दिखाऊंगा वेबसाइट स्लाइड वहाँ से लिखना पड़ेगा, बाकी तो मैं लिख ही दिया हूँ। अब ये नोट्स बच्चे ऐसा है ना, बच्चा कोई एक बार किताब पढ़ गया है, अब बार बार उसकी किताब पढ़ने की इच्छा नहीं कर रहा था, बस इसी को दोहरा देगा ना, काम हो जाएगा। क्योंकि हर वो इम्पोर्टेंट बातें को इसमें लिया गया है जो लेना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के कारण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, ये सारा पॉइंट आपको पेपर में लिख देना होता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर में आएंगे। सर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। और छोटा सा आपको होमवर्क भी दिया जाएगा जो आप घर से करके आएंगे। और फिर मिलेंगे हम लोग। सिडेवा युद्ध कब हुआ था बच्चा जी? 1866 में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का हार हुई थी। फिर पर्सन ने 1871 में फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसमें फ्रांस की हार हुई। और एक फ्रैंक फंड की संधि बुलाया गया 1871 ईस्वी में, और जहाँ पर पूरा जर्मनी का एकीकरण हो गया। क्वेश्चन है कि जर्मन राष्ट्रवाद का प्रभाव, ये जर्मनी के एकीकरण का प्रभाव, तो इसकी प्रभाव है। मैं यूनान वाला टॉपिक तो कर दिया हूँ, बाकी उसके आगे छोड़ा हूँ तो उसको मैं कर देता हूँ। बच्चे जी जो रूस में जार होता है ना, उसके सबसे को जार कहा था, याद रखिएगा। जार मतलब हम लोग वाला बिहार वाला ठंडी वाला जार, बुखार नहीं। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वाला थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बच्चे बुडापेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये है बुडापेस्ट जो है बच्चे जी हंगरी की राजधानी है। चलो अब बच्चे जो इसके आगे वाला टॉपिक है उसको मैं स्लाइड से लिखवाता हूँ। अब ये वाला टॉपिक आप लिख लेंगे अपने नोट्स में। कौन सा? ये वाला है, पोलैंड वाला पूरा। फिर बोहेमिया वाला, जैसे अभी मैंने पढ़ा दिया था, सिर्फ आपको यहाँ से लिख लेना है। और जो परिणाम दिए गए इसको भी आपको लिख लेना है। जो परिणाम है इसको भी लिख लीजिएगा नोट्स में। अब क्या बस फाइनल ही होने वाला है। इस तरह से आपके पूरे चैप्टर के कंप्लीट हो गए। अब आएंगे प्रश्न आंसर किताब के, इसको कराता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि प्रश्न अभ्यास सबसे क्वेश्चन खूब किए जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी के प्रश्न अभ्यास में बैक से क्वेश्चन आंसर पर। चलो पहला प्रश्न का राष्ट्रवाद क्या है? मेजनी कौन था? बिल्कुल। अब बता बच्चे जी, अब कोई क्वेश्चन आपके लिए टफ लग रहा है? और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। जर्मनी के कारण में क्या बाधाएं थी? तो वही छोटे छोटे 3 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? विखंडित था। वहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक विषमताएँ थी, मौजूद थी, ठीक। और उसका वहाँ परसा सबसे शक्तिशाली राज्य था, और जहाँ राष्ट्रवाद की भावना का बहुत अभाव था। मेटरनिक युग क्या है? वही 1815 से 1848 वाला बच्चे जी जो समय था वो क्या है? मेटरनिक युग कहलाता है। और क्वेश्चन है क्या? देख लीजिए एक मिनट। ये ऑब्जेक्टिव लास्ट में करेंगे हम, थोड़ा अलग बनाएंगे आपको। मेटरनिक युग क्या है? चलो
अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। अब ये वाला करना हो, देखो इधर डेट लिख दिया हूँ, कब पूछा गया है, 24 में पूछा गया था, इस साल पूछा गया है, आने से पूछा गया था, VVI इम्पोर्टेंट, ये भी 21 में पूछा गया है, ये भी गैरिबल पूछा गया है। मतलब जितने प्रश्न हैं ना सब बहुत, एक दो को मतलब कि बोर्ड में तो क्वेश्चन एक तो आना ही आना है, यहाँ से फंसेगा ही 100%। दो भी आ सकता है, अगर एक लघु उत्तरीय में आ गया, एक दीर्घ उत्तरीय में आ गया तो एक तो तय है। अब लेकिन आपने जितना डिटेल में पढ़ लिया ना, आपके लिए क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा। एक बार नोट्स बना लें, 2-3 बार पढ़ते रहें, याद हो जाएगा। चलो दूसरा प्रश्न है, इटली जर्मनीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। यहाँ पर 1866 लिखा हूँ, आपको पता है युद्ध कब हुआ था, 1866 में, सिडेवा वाला, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। अगला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो जो उन्होंने जो अपना संघराज्य जीत कर क्या किया था ना बच्चा जी, और ये क्वेश्चन बच्चे थोड़ा लिखने वाले आएंगे तो इसमें थोड़ा लिखना ही पड़ेगा आपको। हो गया 3 नंबर का, बाकी आंसर भी इसकी इधर है। और ये लो, ये कुछ रहे, गैरिबाल्डी के कार्य को चर्चा करें। हो गया, ये था कि जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी, ये वाला पॉइंट उसी में आंसर में लिखना है। ये प्रश्न है गैरिबाल्डी कार्य को चर्चा करें, तो यहाँ से इसके आंसर है। अगला प्रश्न है कि विलियम वन के बगैर जर्मन में एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विलियम यही नहीं बिस्मार्क की वजह ही अपने चांसलर नियुक्त किया था। अगर ये नहीं किया होता चांसलर नियुक्त तो काम ये नहीं होता, क्योंकि उसने बिस्मार्क को चांसलर बनाया। अगर वो चांसलर नहीं बनाया होता तो कहाँ से होता, ये संभव नहीं था। राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलनों की चर्चा क्या भूमिका है, कर लेना है। मुझे कुछ प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क से लेके आया हूँ कि गैरिबाल्डी पैसे से क्या है, इसी कार्य को लिखें। तो वही क्वेश्चन, कार्य तभी लिखवा दिया हूँ, तो कल क्या लिखना हो, गैरिबाल्डी पैसे से नाविक था, अभी कार्य तो उसका लिखिए दिया हूँ। इटलीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, तो गैरिबाल्डी ने जो काम किया उसको लिख दें, इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले करा दिया हूँ, नोट्स में लिख दिया हूँ कि हिंट्स, इसका आंसर नोट्स में से लिख लें। और जुलाई 1830 क्रांति के प्रभाव क्या पड़ा, ये भी करा दिया हूँ, प्रभाव वहाँ से प्रभाव बिल्कुल इसके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न तो हो गए, लेकिन आपके भाई इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसको भी आपको करने होंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन तो भाई बहुत टफ, थोड़ा ज़्यादा लिखना ही पड़ता है। और ये क्या करोगे, आता ही एग्जाम में हर बार आता है। तो चलो जितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको मैं लिखवाता हूँ। यहाँ कुछ आपको चलो दीर्घ उत्तरीय पहला प्रश्न है कि इटलीकरण में मेजनी का और गैरिबाल्डी का योगदान क्या है बताइए। तो मेजनी का योगदान हो गया। चलो अब काबूर का योगदान लिखवाता हूँ। इसीलिए पूरा कहानी आपके दिमाग में दौड़ते रहना चाहिए। तो अगर ऐसा रहे ना बच्चे तो आप इजीली लिख दोगे, कोई इसमें रटने वाला चीज़ है ही नहीं है। कहानी बार बार पढ़ते रहना है। गैरिबाल्डी के भी कार्य है, हो गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के प्रभाव की चर्चा करें। तो ये लिखना होगा आपको। दूसरा प्रश्न क्या था, अच्छा जर्मनीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, ये आपको वहाँ पे डिटेल में कराया हूँ टॉपिक में, और यहाँ भी हो गया। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो इसके आंसर आपको ये लिखने होंगे। 14 जुलाई 1830 क्रांति के विवरण दे, डिटेल में पढ़ाया हूँ, डिटेल में करा दिया, फिर भी एक बार दोबारा लिखिए ताकि ये कहानी आपको याद रहे। 5वां प्रश्न है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पर संक्षिप्त विवरण दें। तो इस तरह से बच्चे ये चैप्टर आपके होते हैं फिनिश। अब आपके मन में आएगा ना सर कि सवाल कि वो सर मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो पहले तो आपकी ऑब्जेक्टिव आपकी बुक वाला करा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव बुक वाला ही नहीं, बाकी सारे कराएंगे, जो जो पूछा गया है उसको कराएंगे। अलग हो गया, चलो
अब क्वेश्चन का आंसर करते चलते हैं जल्दी, फटाफट फटाफट करेंगे हम लोग। मेरा हाईलाइटर आ जाओ। चलो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना कि ये इटली जर्मनी के वर्तमान में किस देश में अंदर आते हैं? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंदर आ जाते हैं। कलर चेंज किया जाए। फ्रांस में किस शासक वंश का दोबारा स्थापना किया गया था? तो लुई 18वां जो फ्रांस का शासक बना था उसी को दोबारा किया गया था। जो क्या था वो किस शासक में पुनर्व्यवस्था की गई थी? बुरबुड़ा वंश का। किसका? बुरबुड़ा वंश का, जिसमें कौन था वो? लुई 18वां बना था उस समय। मेजनी के संबंध किस दिन से? तो मैं कई बार क्लास में करा दिया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बच्चा बच्ची जानता है और कुछ जानना भी चाहिए। ये तो भाई एक बच्चा जो होगा ना वही बता देगा। ब्रीफ में कौन था? तो भाई सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया सबका बाधा बना हुआ था यहाँ से वहाँ तक। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसीलिए इनको श्रेय जाता है। नेपोलियन थ्री नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जलोरिन एक संस्था थी, तो ये व्यापारियों की संस्था थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिस्मार्क ने। 1871 में संधि की गई थी। सारा डिटेल में नोट लिख दिया, इसको भी ज़रूर नोट कीजिएगा। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यूनान वाले के लिए। अठारह की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ऑप्शन हो जाएगा तुर्की देश के साथ हुई, क्योंकि तुर्की का ही कब्जा था उस पर, यूनान पर। निम्नलिखित में किसने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी? तो इस साल पूछा गया तब से पहले क्वेश्चन एग्जाम में। तो भारत थे लाला लाजपत राय। जलोरिन संस्था के स्थापना उद्देश्य क्या था? तो भाई देखो, ये तो था व्यापारियों का, लेकिन इसका मुख्य रूप से धार्मिक हितों की सुरक्षा के लिए। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? तो सबको जानता है मेटरनिक ने किया, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे मेटरनिक। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो यंग यूरोप की स्थापना बच्चे जी हो जाएंगे मेजनी ने किया। यंग इटली का भी पूछे तो इन्होंने किया था 1831 और 1834 में। दोनों डेट याद भी रखने आपको। यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। अब सारे क्वेश्चन कर लो ना, थोड़ा मैं समय बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। आंसर साइड में लिखे गए हैं, लेकिन अब इस पर ध्यान मत दो, समझो आपका टेस्ट चल रहा है। आप आंसर करो, फिर इधर आंसर मिला लेने का। आप आंसर खुद से कर लो, एक बार मैच करने की आपकी क्या जहाँ टॉप है मैं खुद वहाँ नोट लिख दिया हूँ। जैसे जर्मनी की स्थापना किस राज्य ने की? तो 1834 में पर्सा ने किया था। किसने किया था? पर्सा ने एक शुल्क संघ जलोरेन की स्थापना किया था। 1834 में हुआ था, पर्सा ने किया था। तो डिटेल भी लिख दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का था, चांसलर था। ये वो क्रीमिया के युद्ध में उसकी, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये वाला क्वेश्चन सही है। 23 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? वही ऑस्ट्रेलिया चांसलर था। कोसुद कहाँ का राष्ट्रवादी नेता था? तो ऑप्शन है हंगरी का था। कोसुद के बारे में एक हमने जो भी पढ़ा, जस्ट तो पहले पढ़ा भी था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। इसको तो सब कोई जानते हैं। 1815 में जलोरिन एक संस्था थी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, व्यापारियों की है। रूस के सांसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहता है। क्या कहता है? ड्यूमा। अभी आपको आगे वाले चैप्टर मिलेगा। और जर्मनी की संसद को डाइट कहता है। ये दोनों बात याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है।
इटली का एकीकरण या जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? दोनों साथ में हुआ था, 1871 में हुआ था। किस क्रांति के बाद? सिडोन का जो क्रांति उसके बाद। मेजनी का संबंध किस दल से है? तो भाई गुप्त कार्बोनिक दल से था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र येना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जर्मनी में है। इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक कौन था? तो देखो, इटली के एकीकरण में मेजनी भी थे, काउर भी थे, गैरिबाल्डी भी थे। तो ऑल ऑफ दिस कहने का सारे लोग का योगदान आएगा। इस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। सर्डिनिया का राजा कौन था? तो इसके लिए हम बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, विक्टर इमैनुअल। सर्डिनिया और पिडमाउंट दोनों का शासक बनाया गया था। जो कहाँ था? इटली में था। सर्डिनिया और पिडमाउंट कहाँ है? इटली में है। और दोनों का शासक किसको बनाया गया है? तो विक्टर इमैनुअल को बनाया गया था। 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? विलियम वन जो शासक बना था, तो जनवरी 1871 में बना था और ये जर्मनी के बना था। हीगल किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन सी जर्मनी का हो जाएगा। इसका पूरा नाम था जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, जो जर्मन दार्शनिक थे। फिर अगला प्रश्न कि मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? तो मेजनी भाई आप जानते थे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप का नाम लेकर। और नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो नेपोलियन संहिता बोले या नेपोलियन, इसको हम कोड बोलते हैं, नेपोलियन कोड भी से बोला जाता है, जो 1804 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा था? ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता था, अब आपके पेपर में आता है कि एक बार आया है। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जब भी यूरोप छींकता है तो तुर्की को सर्दी जुकाम हो जाता था। तो यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की है। निम्न में किसकी जीवनी ने लड़ाई पर? उल्टा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। तो गैरिबाल्डी की जीवनी को इन्होंने लिखा था। ये क्वेश्चन को इस बार मोड़ चमर के पूछा गया था। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जिसके बाद इटली का एकीकरण संभव हो गया था। जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी है? तो भाई तो जर्मनी के एकीकरण में एक ही व्यक्ति आएंगे जिसका नाम होगा बिस्मार्क, और बाकी जो है ये क्या है? इटली वाले हैं। एक सेकंड थोड़ा, तो 3 बजे से लगाया गया है। अब सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से कर लीजिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और डरना नहीं है, क्योंकि आंसर मैंने साइड में लिख दिया है। सत्रह सौ 93 में लुई सुलभा को फांसी दी गई थी। और ये चैप्टर होता है फिनिश। तो एक पेज कम से कम छोड़ दीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें आपको जो अपना समाज और साम्राज्य, अभी मैं आपको हिस्ट्री ज़्यादा कराऊंगा SST के सेक्शन में। बाकी साइंस तो कंप्लीट हो चुका है, मैथ भी हो चुका है, और SST में सिर्फ अभी ज़्यादा लेक्चर आएंगे अपने। आप मेरा क्या बोलते हैं ज्योग्राफी का लेक्चर देख सकते हैं, पिछले साल का वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। जितने पढ़ाएँ उसके नोट्स बना लीजिए, बाकी उसको वहाँ से मैं आगे जरूर बढ़ाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।